हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल डिजिटल शिक्षा बिहार पे। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखकर लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं प्रश्न की ओर। सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि ओम का नियम लिखें। ओम का नियम लिखें। ओम का नियम, इसमें आंसर दिया हुआ है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर की समानुपाती होती है। इसमें धारा को I से दर्शाया जाता है और विभवांतर को V से। V बराबर IR ओम का सूत्र होता है। यदि आपको ये 2 नंबर का प्रश्न है, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि ओम का नियम लिखे तो आपको लिख देना यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, इसमें कोई तो बात होगा। चलते हैं, इसमें आंसर दिया हुआ है कि तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार के पदार्थ पर, तार के ताप पर। अगर आपको ये कहीं पर पूछ लिया गया तो इसमें इसका आंसर देना है। आपको पहले आंसर में दे देना है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। फिर उसमें ऑप्शन के अनुसार देना है कि इसमें नंबर को देकर देना है कि तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार के पदार्थ पर, तार के ताप पर। इसमें आपको 3 भी लिख देना है तो कोई बात नहीं। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जैसे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5, ऐसे चलता जाएगा अनंत तक, जहाँ तक जा सके चला जाएगा। RN यहाँ अंत में लिखा हुआ है। जैसे में अगर आपको पूछा जाए श्रेणी क्रम के बारे में, श्रेणी क्रम ऐसे जुड़ा जाता है R1 प्लस R2, ऐसे होता है श्रेणी क्रम। अगर आपको समांतर क्रम पूछे तो वहाँ पर होता है 1/r। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 हो गया। प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि प्रतिरोधकों का पार्श्व या समांतर क्रम में समूहन से आप क्या समझते हैं। प्रतिरोधों के पार्श्व या समांतर क्रम में समूहनों से आप क्या समझते हैं। वहाँ प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ था श्रेणी क्रम और यहाँ पर है समांतर क्रम। समांतर क्रम और पार्श्व क्रम एक ही होता है। इसमें आंसर दिया हुआ है कि समांतर या पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोध को योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि समांतर विक्रम में जुड़े हुए, समांतर विक्रम यहाँ पर क्रम होगा, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोध को एक के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसमें यह है पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम का नियम। 1/r बराबर 1/r2 R2 R3 ऐसे होगा, जहाँ पर हुआ 1/rn ना हो जाए। यह अनंत तक दिया हुआ है, जहाँ तक जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि बायोगैस क्या है। इसके अवयवों के नाम लिखिए तथा इसके 2 उपयोग बताएं। इसमें पूछ रहा है बायोगैस क्या है और इसके अवयव, इसमें क्या क्या लगता है, पाए जाते हैं, उसका नाम लिखें और इसके उपयोग भी बताएं। इसमें पहले बायोगैस जान लेते हैं कैसे बनता है। बायोगैस को जब फसल करता है तो उसमें जो पेय पदार्थ बचता है सड़े गले वस्तु से, इसे बड़े से गुंबद में इसे रख कर
इसे अच्छे से ढककर इसमें बायोगैस बनाया जाता है और इसे जो सूखा अवस्था है उसे खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। चलते हैं बायोगैस के अवयवों के नाम जानते हैं। बायोगैस यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। इसका मुख्य अवयव मीथेन है जो कि एक उत्तम ईंधन है। इसका मुख्य अवयव पूछे तो मीथेन है। इसमें कौन कौन से अवयव है तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। अगर इसमें पूछे कि इसमें से मुख्य अवयव कौन है तो मीथेन मुख्य अवयव है। मुख्य अवयव है मीथेन जो कि एक उत्तम ईंधन भी है। बायोगैस के अब उपयोग जानते हैं। बायोगैस के उपयोग यह खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। यह ईंधन चलाने के लिए ईंधन के रूप में भी प्रयोग की जाती है। यह सड़क की रोशनी के लिए प्रयोग की जाती है। इससे बायोगैस से खाना भी बना सकते हैं और ईंधन के लिए ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इससे रोशनी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि अच्छा ईंधन क्या है। अच्छा ईंधन क्या है, इसमें कौन कौन सा अच्छा ईंधन क्या नाम क्या है, उसके काम क्या है। अच्छा ईंधन वह है जो कि जिसमें ऊष्मन उच्च हो, जिसका ऊष्मन मान उच्च हो, जो सस्ता तथा आसानी से उपलब्ध हो, जिसमें प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो, जलने पर अल्प धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे। इसमें दिया है कि अच्छा ईंधन वह है जो कि रखने में भी आसानी हो, आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, ऊष्मन ज़्यादा करे और विषैले धुआं कम करे। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कि मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। इसमें किस किस के श्वसन अंगों के नाम लिखने के लिए बोल रहा है कि मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के। मछली का श्वसन अंग है गिल छिद्र, या इसे गिल्स भी कहते हैं। अगर आपको इसमें गिल्स भी याद रखना है तो ऑप्शन में गिल्स भी कभी कभी दिया जाता है। कि मच्छर का श्वसन अंग है वायुनलिकाएं और केंचुआ का है त्वचा और मनुष्य का है फेफड़ा। इसमें बोल रहा था मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। मछली का गिल छिद्र है या गिल्स, मच्छर का वायुनलिकाएं, केंचुआ का त्वचा और मनुष्य का फेफड़ा। मनुष्य फेफड़े से सांस लेता है और मछली गिल छिद्र से और मच्छर वायुनलिकाएं से और केंचुआ त्वचा से। केंचुआ जमीन में रहता है तो वह त्वचा से ही सांस लेता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण। यहाँ पर संजीव लिखा गया है, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर अनुस्वार को हटाकर सजीव बना देंगे। यहाँ पर होगा कि प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। सजीव किसे कहते हैं, जिसमें जीव हो, चलता फिरता, उसे सजीव कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो तो सजीव है, जानवर सजीव है। अगर कोई जिंदा है तो उसमें क्या लक्षण है, क्या क्या करता है जो जिंदा है, जीवित है, उसमें उसी का लक्षण बताना है। कि अगर आप ही हो तो अगर मनुष्य ही है तो वो क्या क्या करता है, गति करता है, पोषण करता है, शोषण करता है तथा उत्सर्जन भी करता है। वह खाता पीता है, शोषण पोषण सभी करता है। जैसे जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो श्वसन, जैसे सजीव के 4 लक्षण आपको बता देना है कि गति, पोषण, शोषण तथा उत्सर्जन होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है और उसका सबसे अच्छा चालक होता है। इसमें आपको ऐसे धातु का नाम लिखना है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है और सबसे अच्छा चालक किस किस का है। प्रश्न संख्या इसमें ए दिया हुआ है ऑप्शन के साथ कि ऑप्शन ए और बी का आंसर देना है। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर क्या द्रव होता है, कमरे के ताप पर पारा द्रव होता है, Hg इसका होता है। कमरे के ताप पर द्रव होता है पारा। और बी में दिया हुआ है कि उसका सबसे अच्छा चालक होता है। उसका सबसे अच्छा चालक होता है चांदी और तांबा। इसका सबसे अच्छा चालक चांदी और तांबा होता है। अगर आपको इसे ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए सबसे अच्छा चालक है चांदी, तांबा, ये
दोनों में से कोई एक होगा तो आंसर दे देना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 10 अंतिम है प्रश्न, अंतिम और लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है कि आहार जाल से आप क्या समझते हैं। आहार जाल से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर भी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जात लिखा हो गया, यहाँ पर जाल होगा। आहार जाल से आप क्या समझते हैं। आहार जाल कई आहार श्रृंखलाओं को मिलाकर जोड़ने पर प्राप्त व्यवस्था को आहार जाल कहते हैं। कई आहार श्रृंखलाओं को मिलाकर जोड़ने पर, जैसे कि आहार मतलब क्या है, भोजन करने वाले कोई भी जानवर है उसमें वो मिलाकर श्रृंखलाओं को मिलाकर जोड़ने पर प्राप्त व्यवस्थाओं को आहार जाल कहते हैं। आहार जाल में एक जीव कई प्रकार के जीवों को भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आहार जाल जटिल होता है, जैसे कि पौधे उत्पादक है, तीसरी श्रेणी इसमें होता है, दूसरी श्रेणी सब होता है। ये आपको आहार जाल में पढ़ने को मिलेगा। आहार जाल से आप क्या समझते हैं, इसका सही आंसर आपको दे देना। अगर कहीं पर भी पूछे, एग्जाम में भी पूछे कहीं पर भी, तो आपको आंसर देना है कि कई आहार श्रृंखलाओं को मिलाकर जोड़ने पर प्राप्त व्यवस्था को आहार जाल कहते हैं। आहार जाल में एक जीव कई प्रकार के जीवों का भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आहार जाल जटिल होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।